नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया था राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में 8 संभाग हमारे पूरे हो चुके हैं। आज हम एक नया संभाग शुरू करने जा रहे हैं, बीकानेर संभाग। तो दोस्तों, इस बीकानेर संभाग में जिलों की संख्या है 4: बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, जिनके विषय में हमें बात करनी है। इस वीडियो में हम बीकानेर संभाग के संभाग मुख्यालय बीकानेर जिले के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल और केवल आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, शुरू करें बीकानेर ज़िले की बातों को। और यहाँ वे बातें हम करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल एक से एक अच्छे फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, कहीं पर कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब हम बात करें जिस स्थान पर हमें ये हमारा बीकानेर ज़िला देखने को मिलता है, जिसे वर्तमान में हम बीकानेर कहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमेशा से तो ये ऐसा नहीं था, यहाँ पर पहले कुछ और रहा होगा। तो अगर हम बात करें 15वीं शताब्दी की, कौन से शताब्दी की बात करें, 15वीं शताब्दी की हम बात करें, तो 15वीं शताब्दी से पहले ये जो वर्तमान आप बीकानेर देखते हैं, इसे उस समय कहा जाता था जांगल देश या जांगल प्रदेश के नाम से हम जानते थे। थार के रेगिस्तान में ही था, आज भी थार के रेगिस्तान में ही है। और उस समय हम ऐसा कह सकते हैं कि थार के रेगिस्तान के बीच में एक नखलिस्तान की तरह ये हुआ करता था। अब ये जो हमारा बीकानेर है ये जोधपुर के बाद में बना। जोधपुर ये हमारा जो फलोदी और ये सारा नीचे का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है हमारा जोधपुर का है। तो इस जोधपुर के अंदर देखिएगा दोस्तों, उस समय जो शासन हुआ करता था, मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर की, तो जोधपुर में शासन हुआ करता था राव जोधा का। किसका? राव जोधा का। राव जोधा के जो 5 पुत्र थे उनमें से एक पुत्र था राव बीका। जोधा का ही पुत्र था राव बीका। बीका जो है वो अपने पिता से नाराज होकर के दूर यहाँ से जांगल देश में जाकर के 1465 के अंदर, ध्यान दीजिएगा, 1465 के अंदर एक रियासत की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, अभी बीकानेर जिले या फिर शहर की बात मैंने नहीं की है, बीकानेर रियासत की बात की है। बीकानेर रियासत की वो स्थापना करता है 1465 में, और इस रियासत की राजधानी वो बनाता है कोडम देसर। कौन सी राजधानी बनाई उसने? कोडम देसर बनाई। और इस तरह से बीकानेर में इस स्थान पर राठौड़ वंश का जो शासन है वो प्रारंभ हो जाता है, और एक प्रकार से हम कहें कि बीकानेर के राठौड़ राजवंश की स्थापना हो जाती है। और ये इनकी राजधानी जो, अगर बीकानेर के राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी की बात करें तो वो कहलाएगी हमारी कोडम देसर। ये एक हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्ट्री में भी हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ चर्चा थी तो हमने बात कर ली। अब ये 1465 में हो गया। आगे हम चलें तो 1488 की हम बात करते हैं। कब की? 1488 में क्या हुआ दोस्तों? 1488 में इन्होंने बीकानेर की स्थापना कर दी। जो बीकानेर शहर की बात कर रहे हैं, बीकानेर शहर की ये स्थापना करते हैं। और यही जो शहर है वो राती घाटी, उनका घर, जांगल प्रदेश, इन बहुत सारे नामों से जाना जाता है दोस्तों। तो ये तो हुई हमारी बात बीकानेर शहर के बनने की। अब इसको देख लेते हैं हम एक एक करके पीडीएफ में। तो सबसे पहले हम देखें इसके उपनामों में क्या नाम आता है। इसके उपनामों में पहला नाम आता है जांगल प्रदेश, दूसरा आता है राती घाटी, और एक आता है ऊन का घर। ऊन बहुत होती है। राती घाटी उस स्थान का पुराना नाम है जहाँ पर बीकानेर का किला बनाया गया था। जांगल प्रदेश अभी हमने बात की थी कि 15वीं शताब्दी से पहले स्थान को कहा ही जांगल प्रदेश जाता था दोस्तों। यहाँ हमने की बात अभी डिस्कस भी किया था कि जोधपुर शासक थे राव जोधा। जोधा का ही पुत्र था बीका। राव बीका जो है वो यहाँ पर जांगल प्रदेश के अंदर 1465 के अंदर बीकानेर रियासत की स्थापना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1465 में क्या हुई है? बीकानेर रियासत की स्थापना होती है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश का प्रारंभ होता है, और राठौड़ राजवंश की जो पहली राजधानी थी इस प्रदेश की वो कहलाई थी कोडम देसर। कोडम देसर जो अपनी राजधानी, इनकी पहली राजधानी थी। और 12 जुलाई 1488 को बीका जी क्या करते हैं? बीकानेर की स्थापना करते हैं, और उसके बाद में बीकानेर को अपनी राजधानी बना लेते हैं। तो इस प्रकार से 2 राजधानियां हो गई, एक कोडम देसर हो गई और दूसरी कौन सी हो गई? बीकानेर हो गई दोस्तों। तो इस प्रकार से राव बीका जो है वो राठौड़ वंश की स्थापना करते हैं। यहाँ एक और फैक्ट है,
12 अप्रैल 1488 को आखा तीज का ही दिन था, जब करणी माता, इनके राठौड़ों के बीकानेर की आराध्य देवी भी अपने मानते हैं, करणी माता के हाथ से नींव रखी गई और बीकाजी की टेकरी का निर्माण करवाया गया और इसी समय जो है वो बीकानेर शहर बसाया गया। तो हम देख सकते हैं कि बीकानेर जो है करणी माता का आशीर्वाद एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें, इसकी सीमाओं के विषय में हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इसकी सीमाओं के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, जो एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी कौन सी हो गई, अभी ये एक बार लिखा हुआ है, मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो हमारी ये वाली जो दूरी रहेगी, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी होगी, एक ही है यहाँ पर विशेष हमारी, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में बीकानेर जिले की सीमा लगती है। अब कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है, तो देखिए सबसे पहले एक तो अनूपगढ़ नया जिला भी आ गया, इसकी सीमा लगती है नंबर 1। दूसरा गंगानगर की सीमा लगती है। तीसरा हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। चौथा चूरू जिले की सीमा लगती है। पांचवा नागौर की सीमा, ये नागौर की सीमा हो गई हमारी, ये इतनी सारी चूरू की हो गई, ये हनुमानगढ़ की हो गई, ये गंगानगर की, और ये अनूपगढ़ की सीमा लगती है। इसके बाद में देखिएगा, जो इसके साथ में नागौर के बाद में फलोदी की सीमा लगती है। ये इतनी सीमा हमारी कौन सी हो गई, ये इतनी सारी सीमा किसकी लग गई, फलोदी की लग गई छठे जिले के रूप में। और सातवें जिले के रूप में ये दो है हमारा जैसलमेर। जैसलमेर की जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है दोस्तों। तो कितने 7 जिलों की जो सीमा है वो बीकानेर के साथ में लगती है। ये थोड़ा मैप को भी एक दो बार देखेंगे आप, तो फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे बढ़े हम। बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, यह भी हमने डिस्कस कर लिया। बीकानेर संभाग राज्य में न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, और यहाँ तक कि बीकानेर में तो कोई नदी बहती ही नहीं है। बीकानेर जिले में किसी प्रकार की कोई नदी नहीं बहती है, तो सबसे कम नदियों वाला संभाग है। कुछ शासकों की बात कर लें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहे हैं अपने, वैसे बाकी जो जिले थे वहाँ पर हमने नहीं की है। यहाँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनकी बात करेंगे। राव कल्याणमल की हम बात करें तो बीकानेर का पहला ये राजा हुआ करता था जिसने नागौर दरबार में, अकबर के नागौर दरबार में भाग लिया और वहाँ जा कर के अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि बीकानेर का वह शासक जिसने मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार की थी या फिर अकबर की अधीनता स्वीकार की, तो वो कौन था, वो था राव कल्याणमल। फिर उसके बाद में एक प्रमुख शासक आते हैं पृथ्वीराज राठौड़, कल्याणमल के ही पुत्र थे। ये थे अकबर के दरबारी कवि। साहित्य में जो आप पढ़ते हैं ना, पातल और पीथल, प्रताप, महाराणा प्रताप पे लिखा गया है, तो पीथल के नाम से ये काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे, कल्याणमल के ही पुत्र थे। इनकी रचना है प्रसिद्ध, ये है वेली कृष्ण रुक्मिणी, और इनकी भाषा जो है वो कौन सी थी, डिंगल राजस्थानी भाषा है। और पृथ्वीराज राठौड़ को क्या उपनाम से जाना जाता है, तो डिंगल का हैरोस इन्हें कहते हैं दोस्तों। राजस्थानी संस्कृति के साहित्य में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अकबर जो थे, इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का दुर्ग जो है वो जागीर के रूप में प्रदान किया था। महाराजा राय सिंह की अगर हम बात करें तो राय सिंह को राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। किसने कहा था, मुंशी देवी प्रसाद ने, और काफ़ी अच्छा लिखते भी थे। इन्होंने लिखा था ग्रंथ राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला। ये हमारे इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर हम बात करें कर्ण सिंह की, महाराजा कर्ण सिंह की, ये महाराजा लगाते थे अपने नाम के आगे, महाराणा मेवाड़ वाले हो गए। तो ये कर्ण सिंह जो थे, इन्हें जांगलधर बादशाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई है, औरंगजेब के द्वारा जो है इन्हें दी गई है दोस्तों। तो इन्हें जांगलधर बादशाह की उपाधि कर्ण सिंह को दी गई है औरंगजेब ने। फिर हम बात करें महाराजा अनूप सिंह की। अनूप सिंह जो है वो कर्ण सिंह के पुत्र थे। अनूप सिंह किसके पुत्र हैं, कर्ण सिंह के ही पुत्र थे। और इनके समय जो है बीकानेरी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। और इनके समय में ही राजस्थान में आई थी उस्ता कला। उस्ता कला की आगे भी हम चर्चा करना चाहेंगे।
अभी यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ आप देखिएगा अनूप सिंह के समय में ये आई थी। महाराजा गंगा सिंह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। छप्पनिया काल जो पड़ा था 1957 का 1956 का है, इसलिए हम इसे वो विक्रमी संवत के हिसाब से इसलिए हम इसे छप्पनिया काल कहते हैं। वैसे 1899 का सन था इनका। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था और ये वो शासक थे जो 1919 में वर्साई की संधि हुई तो उसमें भाग लेने के लिए पेरिस गए। 1921 में नरेंद्र मंडल जब बना तो उसके पहले चांसलर बने। एकमात्र ऐसे राजस्थानी राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। गंगा सिंह, यहाँ मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी कहें या ऐसे नेता कहें उस समय के जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, ये क्वेश्चन आपसे है, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। गंगा सिंह ने सेकेंड वर्ल्ड वार के समय में भी अंग्रेजों का साथ दिया था, पहले में भी दिया, सेकेंड में भी दिया। उत्तरदायी शासन के लिए जब प्रजामंडल की स्थापना हो रही थी स्वतंत्रता संग्राम के समय, तो प्रजामंडल में बीकानेर प्रजामंडल भी बना। मघाराम वैद्य जो थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और 1937 में लक्ष्मी देवी आचार्य ने भी कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो दो जगह आपको ये मिलेगा। फिर हम बात करें लूणकरणसर। लूणकरणसर क्या है? एक खारे पानी की झील है वहाँ पर। और लूणकरणसर को हम राजस्थान का राजकोट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मूंगफली का काफ़ी उत्पादन होता है। ये शायद आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ रखा होगा। अब बात करें कतरिया सर की। कतरिया सर जो जाना जाता है वो जसनाथी संप्रदाय के लिए जाना जाता है दोस्तों। जसनाथ, संत जसनाथ ने ये संप्रदाय चलाया था, जसनाथी संप्रदाय। इसका उत्पत्ति स्थल कतरिया सर ही है। और सिकंदर लोधी जो थे इन्होंने ये जागीर इनको प्रदान की थी। यहाँ जसनाथी संप्रदाय के लोग हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य किया करते हैं। फिर हम बात करें कोलायत की। कोलायत में झील है। ये सांख्य दर्शन, कोलायत क्या है? कोलायत झील है, मीठे पानी की झील है। सांख्य दर्शन के प्रणेता थे महर्षि कपिल, उनकी तपोस्थली है। ये कहें कि यहीं पर उन्होंने मुकाम किया था। मुकाम की बात करें नोखा में है, बीकानेर में। ये बिश्नोई संप्रदाय के जो ईष्ट हैं गुरु जम्भेश्वर, उनकी तपोस्थली मानी जाती है। फिर हम बात करें पलाना। पलाना और बरसिंहसर बीकानेर के दो ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लिग्नाइट ताप विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ से लिग्नाइट कोयला बहुत निकलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। रम्मत। रम्मत क्या होता है? रम्मत एक प्रकार का खेल है, लोक नाट्य है, इसको लोक नाट्य कह सकते हैं। और ये जो है रम्मत, ये बीकानेर का लोक नाट्य है और होली पर इसका आयोजन किया जाता है। आचार्यों का चौक, और वैसे बहुत सारे चौक हैं, पुराने बीकानेर में जाएंगे तो वहाँ पर आचार्यों के चौक में एक पाटा संस्कृति यहाँ पर चलती है। भाई हर चौक के ऊपर पाटे लगे हुए हैं जहाँ पर बैठ करके जो बातचीत वगैरह हुआ करती है और यहीं पर जो है इनका आयोजन किया जाता है रम्मत का। फिर हम बात करें जामसर की। जामसर जैसे जिप्सम। तो जिप्सम की सबसे बड़ी खान यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और फिर हम बात करें एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की। तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है दोस्तों? बीकानेर में है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो है वो बीकानेर में है। और ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला भी कहाँ है दोस्तों? वो बीकानेर में है। फिर हम बात करें रानेरी। रानेरी वो स्थान है जहाँ पर निजी क्षेत्र का पहला विद्युत उत्पादन संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर एक प्राचीन सभ्यता भी है, सोंथी सभ्यता, सोंथी नामक स्थान पर। ये हड़प्पा कालीन यानी कालीबंगा जो सभ्यता है उसी के समकालीन ये हड़प्पा संस्कृति की एक सभ्यता है और इसीलिए हम इसे कालीबंगा प्रथम भी कहते हैं, कालीबंगा फर्स्ट के नाम से भी जानते हैं। फिर हम बात करें गौरीबाई की। तो मांड गायिका। मांड एक गायन शैली है, वैसे प्रदेश का नाम भी है, जैसलमेर की तरफ है। तो मांड प्रदेश भी है और मांड गायिका थी ये गौरीबाई, प्रसिद्ध मांड गायिका है। फिर हम बात करें अल्लाह जलाबाई, जो अपने चलता है ना केसरिया बालम पधारो नी हमारे देश, वो इसी शैली में गाया गया और एक प्रकार से राजस्थान की पहचान ही वही है दोस्तों। फिर हम बात करें अल्लाह जलाईबाई की, तो ये भी मांड गायिका है यहीं से संबंधित। वीर बिग्गा जी यहाँ के प्रमुख संत रहे। इनका जन्म हुआ था रोड़े गांव डूंगरगढ़ में और ये जाखड़ समाज के कुल देवता हैं, यहाँ इनका मंदिर भी है। एयरपोर्ट भी है बीकानेर में भाई, कौन सा? नाल एयरपोर्ट है। जोहड़बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व भी है, 2008 में बनाया गया था। ये देखिएगा राज्य का फर्स्ट गिद्ध कंजर्वेशन है, तो ये याद रखिएगा। अभी राजस्थान का राजकोट
लूणकरणसर है तो, लेकिन मूंगफली यहाँ भी खूब होती है, तो मूंगफलियों की मंडी है बीकानेर में, काफ़ी फेमस है ये भी। सुनहरी टेरिकोटा, मिट्टी के बर्तनों पे जो मिट्टी से जो अपने खिलौने वगैरह जो बर्तन बनाते हैं टेरिकोटा कहते हैं, तो सुनहरी टेरिकोटा कहाँ का है? बीकानेर का। बूर क्या है? बूर एक सुगंधित घास है दोस्तों। कैसी घास है? सुगंधित घास है ये, जिसे इत्र वगैरह बनाया जाता है, इत्र यानी सेंट वगैरह, है ना, बूर से। और एक अपने देखिएगा ढोकलिया किसी ने खाया होगा, तो वो एक व्यंजन भी इसके द्वारा बनाया जाता है, उसमें भी काम आता है खुशबू के लिए। फिर हम बात करें क्ले, चाइना क्ले यहाँ होता है, बॉल क्ले यहाँ होता है, फायर क्ले भी यहाँ होता है। फसलों में बात करें या एक फल की बात करें तो खजूर और बेर का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में यही होता है। राजस्थान की फर्स्ट स्पोर्ट्स एकेडमी, स्पोर्ट्स स्कूल हम कहें तो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक यहाँ पर राजकीय संग्रहालय भी है, म्यूजियम सर्किल जिसको बोलते हैं। कोई गया हो या बीकानेर से संबंधित हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राजकीय संग्रहालय है बीकानेर का, 2017 में अभी हुआ था, लेकिन पहले इसका उद्घाटन जो है वो 5 नवंबर 1937 को हो गया था, और लॉर्ड लिनलिथगो के समय तब इसका नाम हुआ करता था गंगा जुबली म्यूजियम। और ये जो म्यूजियम बनाया गया वो एलपी टेसिटोरी के द्वारा बनाया गया था, ये भी याद रखना है। तो राजकीय संग्रहालय है बीकानेर में, ये पुराना ही है 1937 का, अभी ये राजकीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार, अभिलेखागार यानी हमारे पास में डाटा जो भी है पुराना वो यहाँ रखा गया है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी, पहले जयपुर में की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। 1960 में इसे उठा करके बीकानेर में शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हम देखें शिक्षा विभाग जो है वो सारा यहीं है, बीकानेर में ही है, माध्यमिक शिक्षा वगैरह सब यहीं ऑफिस मिलेंगे आपको। राजस्थानी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति का म्यूजियम कहाँ है? बीकानेर में है। बीकानेर का शुभंकर बड़बड़ पक्षी ये है, ये आपको देखना हो तो ये आपको मिलेगा गजनेर साइड में, आपको मिल जाएगा। राजस्थानी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है भाई, ये कहाँ है? ये बीकानेर में, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके द्वारा छपने वाली मासिक पत्रिका है जागती ज्योति, याद रखिएगा। फिर हम बात करें बालक साइकिलिंग अकादमी की, ये कहाँ है? ये बीकानेर में है। बालक साइकिलिंग वैसे भी वहाँ का एक अच्छा स्पोर्ट्स है। उर्मूल डेयरी की हम बात करें, उर्मूल डेयरी है 1983 की, और ये भारत की एकमात्र ऊँटनी के दूध की डेयरी है। तो ऊँटनी के दूध की डेयरी कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ बीकानेर में है, यही है, भारत की एकमात्र है भाई, तो फिर इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो ही जाता है। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये भी बीकानेर में है। मुकाम तालवा की बात हमने की थी, बिश्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, नोखा तहसील में। समाधि स्थल भी है यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर का, और उसमें 2 बार यहाँ मेला लगता है, फाल्गुन और आश्विन में। फिर हम बात करें लालगढ़ पैलेस की, लालगढ़ पैलेस की अगर हम बात करें तो लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया है? वो करवाया गया है गंगा सिंह के द्वारा। तो फिर लाल सिंह कौन थे? लाल सिंह थे इनके पिताजी। 1902 में इसका निर्माण करवाया गया था, उन्हीं की स्मृति में जो है वो इनका निर्माण करवाया था दोस्तों, ये थोड़ा सा हमें अच्छे से याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में हम देखें इसके वास्तु की, तो इसका वास्तु सर स्विंटन जेकब के द्वारा करवाया गया। इसमें आपको राजपूताना शैली, इस्लामिक शैली और यूरोपियन तीनों प्रकार की जो शैली हैं उनका मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। काफ़ी चीज़ें हैं बीकानेर में जो हमें याद करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट। बीकानेर संभाग में यही सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है हमारा। बाकी हनुमानगढ़, गंगानगर में तो ज़्यादा कुछ हमारे पास में याद करने को नहीं है, आराम से कर लेंगे, हम उनको देख लेंगे दोस्तों। आगे बात करें गजनेर पैलेस महल, ये और यहाँ पर गजनेर झील भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1784 में महाराजा गज सिंह के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था। फिर इसके बाद में हम बात करें जूनागढ़ दुर्ग की, जो बीकानेर का किला है। इसे धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में है। इसे रात्रि घाटी का किला भी कहते हैं, इसे जमीन का जेवर भी कहते हैं दोस्तों। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह द्वारा पुराने दुर्ग, जो पुराना किला था उसी की नींव पर जो है इसको बनाया गया था। मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 के बीच में। इसकी आकृति जो है वो चतुष्कोणीय है। अब यहाँ पर याद करने का ये है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर या साल कहाँ है? यही है। यहाँ पर सिंह पर सवार हेरम्ब गणपति की मूर्ति है।
सिंह पर सवार हैरम गणपति की मूर्ति है। और इसके लिए कहा गया कि दीवारों के भी कान होते हैं, ये हमने सुना है, पर जूनागढ़ के महलों की तो दीवारें बोलती हैं, दीवारों के कान होते हैं, ये हमने सुना था। लेकिन यही महल ऐसा है जिनकी दीवारें आपसे बात करती हैं, कान नहीं है, इनके तो जबान है। ऐसा आप दीनानाथ दुबे के द्वारा ये शब्द कहे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर है दोस्तों भांडाशाह के जैन मंदिर, काफ़ी सुंदर है ये भी। राव लूणकंड के समय भांडाशाह के द्वारा इनको बनवाया गया था। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये देसी घी का प्रयोग करके बनाए गए हैं। ये समर्पित है सुमतिनाथ को, जो 5वें तीर्थंकर हैं जैन संप्रदाय के। इसका एक और उपनाम भी आता है त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, याद करिएगा। फिर यहाँ की जो पहचान है बीकानेर की, जो जाना जाता है, करणी माता के लिए जाना जाता है, देशनोक में है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश है, उनकी आराध्य देवी है। करणी माता का जो प्रारंभिक मंदिर आप वहाँ जाओगे तो नेहड़ी कहलाता है, जाल वृक्ष के नीचे है वहाँ पर, बाकी दूसरा भी बना हुआ है। इसे टेम्पल ऑफ रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चूहे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ जो चूहे हैं उन्हें हम काबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काबा के नाम से जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगभग 25,000 काले चूहे हैं। यहाँ पर इतने सारे चूहे हैं जिन्हें काबा के नाम से जानते हैं। करणी माता का जो मंदिर होता है उसे मठ के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ भी हैं 2, जिन्हें सावन भादो के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात करें श्री लक्ष्मीनाथ के मंदिर की, जिसका निर्माण राव लूणकंड ने करवाया था। ये भगवान लक्ष्मीनाथ यानी विष्णु भगवान को समर्पित है। और ये विष्णु भगवान जो थे, इनको बीकानेर के शासकों ने अपना कुल देवता मान रखा था। जैसे मेवाड़ में हम देखते हैं ना, एकलिंग जी को अपना देवता मानते हैं और स्वयं को इनका दीवान मानते हैं, वैसे ही बीकानेर के जो शासक हैं वो लक्ष्मीनाथ को अपना कुल देवता मानते हैं और खुद को उनका दीवान मान के ही काम करते हैं, दीवान या मंत्री के रूप में। कोलायत झील की भी हमने बात की थी, बीकानेर की सबसे बड़ी झील है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, दीपदान भी होता है। और कपिल मुनि का मंदिर भी यहाँ पर है। फिर हम बात करें बीकानेर प्रजा परिषद, 22 जुलाई 1942 को स्थापना की गई थी रघुवर दयाल के द्वारा। यहाँ पर पुगल बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, पुगल नस्ल की भेड़ भी है दोस्तों। विश्व का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट, न केवल लिग्नाइट यहाँ ज़्यादा संख्या में निकलता है, बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी जो है वो यही निकलता है, बीकानेर में, पलाना में है। ऊँट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में होता है। ऊँट बीकानेर के फेमस है भाई, है ना। स्टेट वुलन मिल्स ये कहाँ है? ये भी बीकानेर में है। गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, गजनेर बीकानेर में। सिंपल सी बात है। रमत की बात हमने कर ली, प्रसिद्ध लोकनाट्य है। रमत का अर्थ होता है खेलना। कई फेमस रमत है, फकड़दाता की रत में रमत है, हिड़ाऊ मेरी रमत है ना। और फिर हम बात करें उस्ता कला की। उस्ता कला महाराजा अनूप सिंह, विशेषता है जो अनूप सिंह का नाम आता है, ये पीछे भी हमने इसके विषय में चर्चा की थी। मूलतः लाहौर की हैं और ये कहा जाता है कि अनूप सिंह जो हैं वो इसे यहाँ पर लेकर के आए थे। लाहौर की कला है ये। उस्ता कला का जनक उस्ता जो था, इसमें इसामुद्दीन उस्ता नाम से ही जाना जाता है। ऊँट के खाल पर जो होती है सोने चांदी से कलाकारी की जाती है, चित्रकला की जाती है। एक और यहाँ की कला है चित्रकला की ही, मथेरना कला। ये मंदिरों में जो देखिएगा चित्रकारी की जाती है वो कहलाती है। बीकानेर के मथेरन परिवार थे, जैन परिवार है, वो करते हैं। उनके धार्मिक स्थलों में आपको मिलेगी, पौराणिक कथाओं पर आधारित देवी देवताओं के चित्र होते हैं, जिसे मथेरन कला के नाम से जानते हैं। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? बीकानेर में है। राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल भी बीकानेर में ही हुई थी। कितनी अच्छी बात है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बीकानेर की जो जेल है वहाँ पर कैदी जो है वो गलीचा बनाने का काम करते हैं और काफ़ी फेमस भी हैं ये गलीचे। फिर हम बात करें राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, ये बीकानेर में है। ऊँट के बालों से जो है देखिएगा दरी और कंबल बनाए जाते हैं। ऊँटनी के दूध के उत्पाद भी यहाँ पर आपको मिलेंगे केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र में। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पर देखिएगा बीकानेर में। और यहीं से देखिएगा राज प्रथमा और राज हिमानी। राज प्रथमा क्या है? देश की पहली सेरोगेट मारवाड़ी घोड़ी है। और राज हिमानी राज्य की पहली भ्रूण प्रत्यारोपण के द्वारा तकनीक से इसका जन्म हुआ है। साइकिलिंग अकादमी बीकानेर। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है भाई, यहाँ पर देश की दूसरी सबसे बड़ी फायरिंग रेंज जो है होती है। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है बीकानेर में 2010 का। और यहाँ पर देखिएगा स्वामी केशवानंद राजस्थानी कृषि विश्वविद्यालय है।
बीकानेरी भुजिया तो आपने सुना ही होगा, बीकाजी फूड्स अभी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको जीआई टैग भी मिल गया है। बीकानेरी रसगुल्ले और बीकानेरी भुजिया दो तो काफ़ी फेमस है ही हैं। फिर हम बात करें कांता खतोरिया जो हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति, ये आरपीएससी की पहली महिला सदस्य रही थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी 1983 में बीकानेर में पत्रिका इनकी जागती जोत पढ़ चुके हैं। इनके द्वारा जो है एक साहित्य में पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसे सूर्यमल मिशन पुरस्कार के नाम से जानते हैं। हवेलियाँ यहाँ पर काफ़ी हैं, जिसमें से रामपुरिया हवेली है, बच्छावतों की हवेली है, डागा हवेली है, कोठारी हवेली है, मुख्ता हवेली है। ये कोई हवेलियाँ हैं यहाँ पर। और राज्य का सर्वाधिक गोवंश जो हैं गाय यहीं हैं। बीकानेरी ऊँट काफ़ी फेमस है, बोझा उठाने के लिए ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया बीकानेर डिस्ट्रिक्ट को, बीकानेर से संबंधित सारी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। इतना भी याद कर लोगे तो काफ़ी है, मेरे ख्याल से आपका काम चल जाएगा। क्लास सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा भाई, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक यूँ ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।